बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी हाफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज द अल्टरेशन इन द पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, व्हाट इज इट्स न्यू फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हाफ कर दें तो बेटा इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा। टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला था टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। अगर यहाँ पर जी और 2 पाई कांस्टेंट है तो बेटा टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वेयर रूट एल के। और अगर लेंथ जो है बेटा हाफ हो जाएगी तो बेटा 1/√2 को हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी सारा फार्मूला बेटा टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे 1/√2 इक्वल होता है बेटा 0.707 के। तो हम कहेंगे न्यू टाइम पीरियड जो है वो पहले टाइम पीरियड से इतना कम हो जाएगा। सो द पीरियड डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 1/√2। सिंस फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, द न्यू फ्रीक्वेंसी बिकम f prime is equal to square root 2f और increased by factor of square root 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इज डबल, व्हाट विल हैपन टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अगर वाइब्रेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डबल हो जाए तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था बेटा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर एम जो है मास है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है और ए जो है एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। क्वेश्चन में कहा गया अगर हम इसकी एम्पलीट्यूड को डबल करें, मतलब इसको ए को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। अगर ए जो है 2a होगा तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 को हम सेपरेट करेंगे तो बाकी सारा फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के इस फार्मूले के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे न्यू काइनेटिक एनर्जी जो है वो ओरिजिनल से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, व्हेन मार्चिंग सोल्जर्स आर अबाउट टू क्रॉस ब्रिज दे ब्रेक स्टेप्स व्हाई। भी ब्रिज के ऊपर से सोल्जर जो है पास करते हैं तो बेटा वो सेम रिदम से मार्च नहीं करते, क्योंकि बेटा अगर वो सेम रिदम से मार्च करेंगे तो बच्चों ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी है उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी और ब्रिज भी ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, जिससे ब्रिज के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। If soldier march in step same rhythm, their footstep can match the bridge natural frequency and cause resonance, leading to dangerous large vibration. To avoid this, they are ordered to break steps so the force is irregular and does not cause resonance. और एग्जाम्पल में बेटा आपने याद रखना है, ये ब्रिज था जो 1831 में इसी इफेक्ट की वजह से टूटकर दरिया में गिर गया था। Suppose that a driving force has half frequency as compared to the frequency of an oscillator. Will it produce resonance? If the driving frequency is twice the frequency of oscillator, will it produce resonance? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से हाफ हो या डबल हो, रेजोनेंस उस वक्त पैदा होता है जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। मतलब रेजोनेंस के लिए हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है कि जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, जो ड्राइविंग फोर्स आप लगा रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। अगर वो उस फ्रीक्वेंसी से हाफ है या डबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। Resonance occur only when the driving frequency equal the natural frequency of the oscillator. If driving frequency is half or twice, resonance does not occur. Only driving frequency is equal to natural frequency, the system vibrate with maximum amplitude due to resonance. Next है बच्चों हमारे पास, pendulum clocks are made to run at the correct rate by adjusting the pendulum length. Suppose you move from one city to another city where acceleration due to gravity is slightly greater. Taking your pendulum clock with you, will you have the lengthen or shorten the pendulum to keep the correct time? Other factors are remaining constant. क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपके पास एक क्लॉक है, उसके साथ एक पेंडुलम है जो एक फिक्स टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहा है। और अगर आप बेटा एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हो जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो जाती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ को शॉर्ट करना पड़ेगा या लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा,
टाइम पीरियड को सेम रखने के लिए। आपने जवाब में कहना है जो टाइम पीरियड है बेटा उसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। और अगर बच्चों हम सेम टाइम पीरियड उसका रखना चाहते हैं तो बेटा जी के डिक्रीज करने की वजह से हमें लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बेटा उसका जो टोटल टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। इफ ग्रेविटी जी इंक्रीज टाइम पीरियड डिक्रीज क्लॉक रन फास्टर। So to correct this, we must increase the length of pendulum so that it keep correct time. Next है बच्चों हमारे पास two mass spring system vibrate with simple harmonic motion if the spring constant are equal and the mass of the one system is twice that of the other, which system has a greater period. आपको कहा जा रहा है दो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है लेकिन एक का मैस डबल है दूसरे के मैस से। तो आपने बताना है किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम डिवाइडेड बाय के, और हमारे पास यहाँ पर मैथ जो है अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें तो बेटा मैथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट एम के। तो यहाँ पर बच्चों हम मैथ की जगह 2m पुट करेंगे, जिसका मैथ डबल होगा उसका बेटा टाइम पीरियड भी हमारे पास ज़्यादा होगा। उसका टाइम पीरियड हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 2 को बाहर निकाल लेंगे, बाकी सारी वैल्यू बेटा जिस टाइम पीरियड के इक्वल है तो इसकी जगह हम लिख देंगे T1। T2 इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय T1, मतलब जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। सो द सिस्टम विद ग्रेटर मैथ हैज़ अ ग्रेटर टाइम पीरियड। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास गिव सम एप्लीकेशन इन विच रेजोनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमने कुछ एग्जांपल्स बतानी है जिसके अंदर रेजोनेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने टॉपिक के अंदर बेटा इसकी 4 से 5 एग्जांपल्स देखी थी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर गिटार स्ट्रिंग जो है एम्पलीफाई साउंड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब हम उसे वाइब्रेट करते हैं तो बेटा रेजोनेंस की वजह से वो एक लार्ज वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाती हैं और उस एक हाई एम्पलीट्यूड तक उसको वाइब्रेट करवाती है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। और रेडियो के अंदर बच्चों हमने बात की थी जब भी हम रेडियो स्टेशन को सिलेक्ट करते हैं इस फिनोमिने को भी हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। रेडियोस यूज रेजोनेंस टू सिलेक्ट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी चैनल बट इन स्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस रेजोनेंस इज डेंजरस एंड मस्ट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 8th क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू वाइब्रेशन लेफ्ट अनटच्ड इवेंचुअली स्टॉप्स व्हाई। आपको कहा जा रहा है एक सिंपल पेंडुलम है, अब हमने उसको वाइब्रेट करवाया और उसको छोड़ दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करते करते एक पॉइंट पर आके मीन पोजीशन पर आके रुक जाएगा। आपने बताना है ये यहाँ पर वाइब्रेट करते हुए क्यों रुका, क्योंकि बेटा यहाँ पर दो फोर्सेस थी जो मुसलसल उसको एक्ट कर रही थी। एक यहाँ पर सरफेस फ्रिक्शन थी जो इस पॉइंट पर इसके ऊपर फोर्स लगा रही थी, और एक बेटा एयर फ्रिक्शन थी जो इसको रोकने के लिए फोर्स लगा रही थी। अ सिंपल पेंडुलम इवेंचुअली स्टॉप ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन एट द पिवट व्हिच ग्रेजुअली रिमूव इट्स मैकेनिकल एनर्जी। These resistive force convert kinetic energy into heat resulting in damping. Without continuous external force, the amplitude decrease and finally becomes zero. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 9th क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने कहा था बेटा सिंपल पेंडुलम को जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमने डेरिवेशन की थी तो बेटा हमने कहा था ये जो एंगल बेटा यहाँ पे मीन पोजीशन के साथ बनाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, ये एंगल लाजमी जो है 10 डिग्री या 15 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ये 10 डिग्री या 15 डिग्री से कम होगा तब बेटा हमारे पास साइन थीटा जो है वो थीटा के इक्वल होगा, और तब बेटा हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह बिहेव करेगी। The motion of simple pendulum is simple harmonic only for small angle usually less than 10 डिग्री या 15 डिग्री। हमारी बुक में 10 डिग्री, आप यहाँ पर 10 डिग्री भी लिख सकते हैं। At small angles sin theta is equal to theta in radians and the restoring force become directly proportional to displacement. This satisfied the simple harmonic condition F is equal to minus kx. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास 10, एट व्हाट पोजीशन इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपने बताना है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और किस पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। बेटा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर जब ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचता है तो बेटा उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, और फिर जब वो मीन पोजीशन तक आना शुरू करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है।
और दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे दोबारा उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो हम कहेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पर होगी और मिनिमम वेलोसिटी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पर होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी occur at the mean position equilibrium position where the displacement is zero। मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो होता है क्योंकि इस पॉइंट को हम एक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं और मीन पोजीशन भी कहते हैं। और मिनिमम वेलोसिटी विच इज जीरो occur at the extreme position where the particle changes direction। एट दिस पॉइंट ऑल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इस पॉइंट के ऊपर सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इस पॉइंट के ऊपर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 11th क्वेश्चन, शो दैट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने टॉपिक में देखा था जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट किया था। हमने कहा था जब एक मैस अपनी मीन पोजीशंस के राउंड ऑसिलेट करता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो बच्चों वो एक सिंगल एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा होता है। और अगर हम एक सर्कुलर मोशन का एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो बेटा उसका जो प्रोजेक्शन है एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ऑसिलेट होते हुए हमें नजर आएगा। When a body moves in a horizontal circle with uniform speed, the projection on any diameter performs simple harmonic motion. Let the circular motion be with the radius r and angular velocity omega. Then हमारे पास इक्वेशन थी x is equal to r cos omega t। यहाँ पर r जो है बेटा रेडियस को शो कर रहा है, इसको हम एम्पलीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि बच्चों रेडियस जो होता है वो सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। और यहाँ पर रेडियस जो है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल क्यों है, क्योंकि सेंटर से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस है उसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। और अगर हम सर्कुलर मोशन में देखें तो बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यही इसका रेडियस है और यही इसका एम्पलीट्यूड है। तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, या लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और थीटा होता है ओमेगा टी के इक्वल, इसलिए यहाँ पर हमने ओमेगा टी को रिप्रेजेंट किया है। This matches the simple harmonic motion equation x is equal to a cos omega t, proving the projection in simple harmonic motion। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, स्केच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू इलस्ट्रेट लाइट, क्रिटिकल एंड हैवी डैम्पिंग। हमने टॉपिक में बेटा समझा था कि डैम्पिंग की तीन टाइप्स होती हैं, लाइट, हैवी और क्रिटिकल। लाइट जैसे सिंपल पेंडुलम हमने पिछले सवालों में समझा है कि आराम से सिंपल पेंडुलम थोड़ा सा ऑसिलेट करता है और मीन पोजीशन पर आके रुक जाता है। लाइट डैम्पिंग में पेंडुलम ऑसिलेट करेगा और एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। लेकिन हैवी डैम्पिंग के अंदर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करता, लेकिन उसे मीन पोजीशन में आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसकी एग्जांपल में हमने कहा था जब भी हम कोई वुडन ब्लॉक को पानी के अंदर फेंकते हैं तो बेटा वो ऑसिलेट नहीं कर सकता, लेकिन वो मीन पोजीशन में आने में थोड़ा टाइम लेगा। और क्रिटिकल डैम्पिंग में हमने देखा था कि जैसे गाड़ी के अंदर शॉक्स अब्जॉर्बर होते हैं, जैसे ही गाड़ी कहीं पर लगती है वो शॉक्स वो सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फ़ौरन से गाड़ी को बाउंस करवाने की बजाय फ़ौरन से मीन पोजीशन पर ले आते हैं। लाइट डैम्पिंग में हमने लिखेंगे ऑसिलेशन डिक्रीज स्लोली, कर्व डिके विद टाइम। Critical damping return to equilibrium fastest without oscillating. Heavy damping में return to equilibrium very slowly without oscillation। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग इन कार सस्पेंशन सिस्टम। ये बेटा एक गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम होता है और यहाँ पर ये जो स्प्रिंग होते हैं इनके साथ ये इसके रॉड के अंदर लिक्विड होता है। जब भी गाड़ी के टायर बेटा किसी भी पॉइंट पर लगते हैं तो बेटा ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर और ये जो स्प्रिंग होता है वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और गाड़ी को बाउंस होने से बचा लेता है। अगर गाड़ी बाउंस करेगी तो बेटा अनस्टेबिलिटी आएगी, जिससे बेटा हमारी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम भी खराब हो सकता है। क्रिटिकल डैम्पिंग अलाउज द फास्टेस्ट रिटर्न टू इक्विलिब्रियम विदाउट ऑसिलेशन which is essential in car suspension. It prevents bouncing after a car hit a bump and improves ride comfort and vehicle stability. It ensures the car settles quickly after shocks। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, डिफरेंशिएट फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन होता है बेटा जैसे इस पेंडुलम को हम एक दफ़ा ऑसिलेट करवा कर छोड़ दें और इसको फ्रीली मूव करने दें और किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई ना कर रही हो, ऐसी ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन का नाम देते हैं। और फोर्स ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन होती है जिसमें बेटा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही हो और या तो वो बार-बार उसको ऑसिलेट करवा रही हो या फिर उसको रोकने में अहम किरदार अदा कर रही हो।
pre-oscillation system oscillate with its natural frequency without external force, like a pendulum released once, or forced oscillation system is driven by an external periodic force. Resonance occurs in forced oscillation when driving frequency matches natural frequency. Next है बच्चों हमारे पास last question. How the time period of simple pendulum changes if mass of its bob is doubled? What changes arise in time period of mass attached to a spring if same is done here? अगर हम एक सिंपल पेंडुलम के मास को डबल कर दें तो उसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम एक मास स्प्रिंग सिस्टम में मास को डबल कर दें तो उसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है बेटा वो इक्वल होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पर मास जो है बेटा वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इस बॉब का मास डिपेंड नहीं करता। तो इस मास को चेंज करने से इसके टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि स्प्रिंग का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम डिवाइडेड बाई के। अगर हम इसका मास डबल करेंगे तो टाइम पीरियड भी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। फॉर स्प्रिंग टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम डिवाइडेड बाई के, डबलिंग मास एम इंक्रीज टाइम पीरियड बाय स्क्वायर रूट 2। द स्प्रिंग टाइम पीरियड इंक्रीज बट पेंडुलम टाइम पीरियड रिमेन सेम। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।